हम भी शिवसैनिक हैं, हम भी गरम हैं। हमको खाली एक शब्द का विषय रहता है कि आगे बढ़ो, तो फिर हम आगे पीछे नहीं देखते। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। और संजय राउत जी के लिए एक मेरा बोलना है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, जो करोगे वो यहीं भरोगे। अभी देखो वो ईडी नोटिस आया है, उनको मार ऊपर वाले की पड़ेगी। बाला साहब ठाकरे का और धर्मवीर आनंद दिघे साहब का श्राप लगेगा उनको दिखा देंगे। जब फ्लोर टेस्ट होगा तो शव है या मुर्दा है या जिंदा है उनको मालूम पड़ जाएगा। वो पालक मंत्री एकनाथ शिंदे, उनका इतना कंट्रोल है, इतना संयम है कि आज तक उन्होंने अपना मुंह खोला नहीं। लेकिन अगर बारी आई तो उनका मुंह खुलेगा तो ये सब उद्ध्वस्त हो जाएंगे मेरे ख्याल से। महाराष्ट्र की राजनीति में जो कद बाला साहेब ठाकरे जी का है, ठाणे की राजनीति में वही कद धर्मवीर आनंद दिघे जी का है। धर्मवीर आनंद दिघे जी अचानक महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत प्रासंगिक हो गए हैं, क्योंकि उनके शिष्य एकनाथ शिंदे साहब ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल ला दिया है। आज हम आनंद आश्रम के सामने हैं, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम बात करेंगे। शिवसेना के जो लोग हैं, प्रमुख रूप से नाम लेके बताता हूं मैं, संजय राउत साहब, वो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे साहब ने ठाकरे परिवार से गद्दारी की है। मैं आनंद आश्रम के सामने हूँ। ये वही आनंद आश्रम है जिसमें रहने वाले आनंद दिघे साहब ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए बहुत ठोस कदम उठाए थे। ऐसा क्या हो गया कि उनके शिष्य इतने बगावती हो गए? मेरे ख्याल से अगर एकनाथ शिंदे साहब खुद अकेले बगावत करते तो समझ सकते थे, लेकिन 50 विधायक अगर बगावत कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो बात होगी जो ऊपर के लेवल में राजनीति चलती है। मेरे ख्याल से नॉर्मल पब्लिक को मालूम नहीं। लेकिन आज हर सुबह उठकर जो संजय राउत है, जो बार बार अपना कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहते, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप अगर किसी के बारे में बुरा बोल रहे तो बुरा सुनने की भी आपकी हिम्मत रखो, क्योंकि जब दूसरे के बारे में अपन बुरा बोलते हैं तो दूसरा भी आपके बारे में उतना ही बुरा बोल सकता है। लेकिन हमारे जो पालक मंत्री एकनाथ शिंदे, उनका इतना कंट्रोल है, इतना संयम है कि आज तक उन्होंने अपना मुंह खोला नहीं। लेकिन अगर बारी आई तो उनका मुंह खुलेगा तो ये सब उद्ध्वस्त हो जाएंगे मेरे ख्याल से। पुतले जलाए जा रहे हैं एकनाथ शिंदे साहब के, जो शिवसेना के ही बहुत बड़े नेता रहे हैं। ठाणे में उनकी बहुत बड़ी जो है एक जनाधार रहा है। ऐसा क्या हो गया कि उनके पुतले जलाने शुरू कर दिए? मेरे ख्याल से ये जो संजय राउत सुबह उठ के कुछ ना कुछ बयानबाजी करते हैं और लोगों को मत परिवर्तन करके जो भड़काने का काम कर रहे हैं, उसके वजह से उनके थ्रू जो हो रहा है वही ये पुतले जलाने का और ये काम कर रहे हैं। नॉर्मल पब्लिक को इसी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि सिंबॉलिक इलेक्शन जो होता है उसके बाद जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है वो नेता होता है, और वो एकनाथ शिंदे। फिर भी जितना धनुष्यबाण के चिन्ह पे वो चुन के आए, फिर भी ग्राउंड लेवल पे आज मेरे ख्याल से उद्धव साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये नाथ है वो अभी दास हो गया। तो मैं उद्धव साहब को ये कहना चाहूँगी, ये हमेशा के लिए दास ही है, क्योंकि वो लोगों के काम करता है, लोगों के बीच में रहता है, और उसने कभी भी अपना स्टेटस कुछ वीआईपी करके दिया नहीं, वो दासी बन के रहा। इसलिए आज इतने लोगों के मन में उनके प्रति आशा है, उनके प्रति इतना लोग रास्ते पे उतर रहे। ये दास क्या कर सकता है आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं। मैडम रुकिए, आपसे थोड़ी और बात करनी है। बाप के ऊपर बात आ गई है। शिव सैनिकों के लिए पिता की भूमिका में हमेशा बाला साहब ठाकरे रहे हैं और कह रहे हैं कि हिम्मत हो तो अपने बाप के नाम पे चुनाव लेके लड़के दिखाओ। कैसी भाषा है ये? मेरे ख्याल से महाराष्ट्र की ये संस्कृति नहीं है। ये एक दूसरे के बाप निकाल रहे। जब मेरे ख्याल से जब किसी का बाप निकालने की जरूरत, हमारा बाप तो अभी ये दिघे साहब है, क्योंकि थाना में शिवसेना जिस नाम पे चली वो दिघे साहब के नाम पे चली। हम लोग फोटो तो सबके लगा रहे हैं, लेकिन वोटिंग हम दिघे साहब के नाम से मांगते हैं इधर। तो इसके वजह से कोई किसी का बाप निकाले ये गलत बात है, और थाने की जनता है वो सब जानती है। उनको ज़्यादा बयानबाजी करने की ज़रूरत नहीं, इनके जैसे रोज़ उठ के बात करने की भी ज़रूरत नहीं। मैंने यही कहा कि समय दिखाएगा इनको कि क्या होने वाला है करके। अच्छा, एक बात कही जा रही है मैडम कि शव वापस आएंगे, इस तरीके की भाषा अपने ही शिव सैनिकों के लिए? नहीं, ये सब गलत बात है, एकदम गलत है। अच्छा मैडम, शव की बात की जा रही है, आप ही बताइए इसके ऊपर। शव वापस आएंगे? अभी ये क्या वापस आएंगे उनको दिखा देंगे। जब फ्लोर टेस्ट होगा तो शव है या मुर्दा है या जिंदा है उनको मालूम पड़ जाएगा वो। अच्छा, एक चीज़ और कही जा रही है, धमकाने की बात हो रही है कि अभी तो गुवाहाटी में हो, चौपाटी में आओ। चौपाटी तो उनकी अपनी है, तो क्यों? क्या बोलते हैं, इतना बात करने से अच्छा उन्होंने ये सोचना चाहिए, अगर बम्बई के विधायक भाग के जा रहे हैं तो उनका बंदोबस्त कीजिए पहले, फिर थाने वालों का सोचिए। अच्छा मैडम, आप बताइए कि जिस तरीके से जो चेंजेस आए हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, अगर शिंदे समर्थक जो विधायक हैं
वो भाजपा के साथ दोबारा युति में जाते हैं तो ठाणे के लोगों का क्या कहना हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। साहब ने पहले दिन से ही स्टेटमेंट ये रहा है कि मैं शिव सैनिक हूँ और शिवसेना में ही रहूँगा, क्योंकि ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो उनके स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़ के पेश करके क्या उनके खिलाफ इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है? ये पहले दिन से जो मातोश्री में 3-4 लोग हैं, उसमें से मुख्य संजय जी राउत साहब है, ये दिशा भूल कर रहे हैं पूरा महाराष्ट्र के लोगों का। और ये माननीय मुख्यमंत्री साहब है, बहुत सादे बोले, उनका भी दिशा भूल कर रहे हैं। ऐसा विषय कुछ नहीं है। एकनाथ शिंदे साहब और उनके साथ गए हुए 50 आमदार, उनकी एक ही मांग थी कि हमारी जो पार्टी है गए 40 सालों से, जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेब, इनका जो मुद्दा रहा है हिंदुत्व का, वो मुद्दों को लेके अपने को जो नैसर्गिक पार्टी है, जो ये मुद्दे को मानती है, इनके साथ जाना है। इतना छोटा सा विषय था। और महाविकास आघाड़ी में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, ये छोड़ना है। इतने सादे मुद्दे को क्या गलत कहा उन्होंने? आज ये सब जो सामने दिखाया जा रहा है, ये शिवसेना को ख़त्म करने का काम संजय जी राउत कर रहे हैं। रोज़ सुबह उठते हैं, रोज़ कुछ तो भलता भाषण देते हैं, रोज़ भड़काने का काम करते हैं। इसमें अराजकता फैलेगी, इसमें दंगे फैलेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। शिंदे साहब ने आज तक कुछ कहा है? शिंदे साहब आज भी बोल रहे हैं मैं शिवसेना में हूँ, मेरे सारे 50 आमदार पूरे शिवसेना में। क्या गलत कह रहे हो? अच्छा, एक चीज़ और कही जा रही है कि अभी शिव सैनिकों का गुस्सा नहीं देखा है। आप लोग भी शिवसेना से हैं, आज आप लोगों ने शिंदे साहब की समर्थन में रैली निकाली है। शिव सैनिक क्या अपने ही आमदारों के खिलाफ हो जाएंगे? मैं एक ही चाहता हूँ, एक ही बताना चाहता हूँ कि शिवसेना ये एक पक्ष है। आज कहीं भी आप जाइए जहाँ इलेक्शन के तौर पे किया जाता है, तो वहाँ पर जिसके आमदार, जिसके नगर सेवक, जो भी लोग ज़्यादा रहेंगे, उसके साथ में पार्टी उसी की रहती है। आज शिंदे साहब के साथ में 50 आमदार हैं। मातोश्री में कितने आमदार रुके हुए हैं? मुश्किल से 14-15 हैं। तो आज उनका भी यही कहना है कि हमारे साथ में आइए, जो हिंदुत्व का मुद्दा है उसको लेके चलिए साथ में। उनको तोड़ना नहीं है पार्टी तोड़ने का बात और काम ये संजय राउत जी साहब कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है जिसके ऊपर बातचीत बहुत कम हो पा रही है। क्या ऐसी वजह रही? ये कह रहे हैं कि 2.5 साल तक तो हमारे साथ थे, कमाओ पोर्टफोलियो भी दे रखा था, संजय राउत साहब का ही स्टेटमेंट है। क्या ऐसी वजह रही कि अचानक से इतना बड़ा कदम उठाना पड़ गया? ये 2.5 साल से कोई आज एक दिन में विषय नहीं निकला है। ये 2.5 साल से माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब और उनके साथ में गए हुए 50 आमदार बार बार कहने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो मुद्दा है, जो हिंदुत्व का मुद्दा है, या महाविकास आघाड़ी का जो मुद्दा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ में नहीं रहना है, ये उनका मुद्दा शुरुआत से रहा गया। मगर मातोश्री का पहले से कैसा है कि आदेश चलता है, वो आदेश को मानने वाले ये लोग थे। मगर आज विषय ऐसा हो गया है कि शिवसेना पार्टी कहीं कम नहीं हो जाए, ख़त्म नहीं हो जाए। यहाँ तक ये मुद्दा आगे रुका है कि इसका कारण राष्ट्रवादी कांग्रेस और संजय राउत जी है। एक तरफ एकनाथ शिंदे साहब कहते हैं कि हम हिंदुत्व की राह पे चलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग इस स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करवाते हैं कि वो ठाकरे परिवार के खिलाफ होना चाहते हैं। कई ऐसी रिपोर्ट्स आती है कि महाराष्ट्र का बॉस कौन? क्या एकनाथ शिंदे आज भी उद्धव ठाकरे को अपना नेता मानते हैं? आप लोग अपना नेता मानते हैं? हम हमारे एकनाथ जी, हम थानेकर हैं, हम एकनाथ जी शिंदे साहब के साथ रहते हैं। हमारे नेता वही हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे माँ है, हमारे बाप है, क्योंकि उन्होंने हमारे थाने जनता के लिए, और खाली थाना जनता नहीं, मैं तो उनके साथ में काफ़ी बहुत नज़दीक रहता हूँ, पूरे महाराष्ट्र में जब भी जो लोगों को ज़रूरत रहती है उसको पूर्तता करने का एकनाथ जी शिंदे साहब काम करते हैं। आज कोरोना के काल में आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में कोई भी नेता बाहर नहीं निकला, मगर एकनाथ जी शिंदे साहब एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने, भगवान का उनको आशीर्वाद है कि वो PPE किट डाल के हर हॉस्पिटल में गए, हर कार्यकर्ता को मिले, डॉक्टर लोग की हिम्मत बढ़ाई, दवाइयों में कुछ कमी नहीं होने दी। आज लोगों को, जो रास्ते में जो भिखारी लोग थे, जिनके पास में अनाज नहीं रहता था क्योंकि दुकान बंद थी, होटल बंद थी, उनको खाना पुराए। जो लोग गरीब थे, जो सर्वसामान्य है, उनको घर में उनके पैकेट पहुँचवाए। दिवाली शिंदे साहब की वजह से थानेकर की साजरी हुई, ऐसा मैं कहना मैं भूलूंगा नहीं। और खाली महाराष्ट्र पुरता नहीं है भाई, ये शिंदे साहब जब उत्तराखंड में महापुर आया, प्रलय आया, तो वहाँ भी पहुँचे पूरी मदद लेके, पूरे डॉक्टर का टीम लेके, वहाँ भी लोगों को मदद की। आज केरल में जब भी महापुर आया, वहाँ भी डॉक्टर की टीम, खाने से लेके, कपड़े से लेके, मैकेनिक से लेके, सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड किया। क्या आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे जी का जो एक कद था, इसकी वजह से एनसीपी और कांग्रेस जो है उनके खिलाफ काम कर रही थी, उनको दबाने की कोशिश कर रही थी, और इसलिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया? मेरा साफ बोलना है कि शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये पहले से उद्धव साहब ठाकरे ने भी बताया कि था, वो सचमुच अच्छे इंसान है,
मगर और डिक्लेयर भी कर दिया था कि मुख्यमंत्री पद दे चुके हैं शिंदे साहब को। और उसके बाद में जो शरद पवार जी ने और संजय राउत जी ने और भी 2-4 लोगों ने ये मुद्दा कट करके उनको हटा दिया गया। क्या आपको भी लगता है कि एकनाथ शिंदे जी के कद को देखते हुए एनसीपी और कांग्रेस जो थी वो बार बार सोच रही थी कि वो खतरा हो सकते हैं, इसलिए उनको मुख्यमंत्री जो है ना बनवा के उद्धव ठाकरे साहब को मुख्यमंत्री के लिए जोर दिया? ये खाली हम ही नहीं, पूरे भारत में हर एक आदमी को मालूम है कि शिंदे साहब को कैसा दबाया गया, शिंदे साहब को कैसे नीचा दिखाया गया, हर चीज़ में पीछे रखा गया, सब जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए हमको कि क्या ये जो एकनाथ शिंदे साहब थे वो जब तक अपनी युति वाली सरकार थी भाजपा की और शिवसेना की, उसमें नंबर 2 के नेता थे, देवेंद्र फडणवीस के बाद नंबर 2 के नेता थे। यहाँ पे अगर बात की जाए तो जिस स्तर के वो नेता रहे उसमें उनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या होम मिनिस्ट्री टाइप की चीज़ें मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनको रूरल डेवलपमेंट अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ ही जो है कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया। क्या ये एनसीपी कांग्रेस की सोची समझी साजिश? ये बिल्कुल सोची समझी साजिश थी। पहले दिन से एक तो शिंदे साहब मराठा नेता है, सबसे बड़ा विषय ये था। मराठा लॉबी मुख्यमंत्री के आने की वजह से मराठा लॉबी एक साइड में हो जाएगी, इससे राष्ट्रवादी को पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा धक्का बैठता था। और इसकी वजह से ये 2.5 साल पहले ही साजिश की गई। और उसके बाद में भी जब भी यह सरकार स्थापन हुई, माननीय उद्धव साहब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में भी शिंदे साहब को कभी भी इन्होंने आगे आने नहीं दिया। उद्धव साहब के लिए एक चीज़ बार बार कही जा रही है, अंकल जी आपसे एक सवाल का जवाब लूँगा मैं। एक चीज़ बार बार कही जा रही है कि उद्धव साहब तक शिंदे साहब का मैसेज जानबूझ तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा था, जिस वजह से ये सारी चीज़ें आई। अभी ये जहाँ तक कि हम लोगों को लगता है, हम लोगों को भी यही लग रहा है, काफ़ी टाइम से मतलब शिंदे साहब अपने आप में घुट के रह रहे थे। उनके कई आमदार लोगों की बातें आगे तक नहीं पहुंचती थी, कुछ मैसेजें ऊपर पहुंचानी होती थी, नहीं पहुंचती थी। उसके वजह से आदमी के दिल में एक खंत होती है, वो हिसाब से करते 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 ये बात हुई है। संजय राउत एकनाथ शिंदे गुट को जो है वो बागी कह रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, बागी, गद्दार? नहीं, मैं बोलता हूँ अगर वो गद्दार बोल रहे हैं तो इन्हीं की वोटों से तो जीत के आए वो राज्यसभा में। पहला कदम उनको बोलो उठा लो, चलो 24 घंटे के टाइम देते हैं। 24 घंटे में क्या, अभी जैसे ही सुनते हैं उनको बोलो रिज़ाइन कर दो कि मैं इन गद्दारों के वोट से जो जीत के आया हूँ मैंने रिज़ाइन दे दिया, मुझे नहीं रहना। एक भी राज्यसभा विधान परिषद में नहीं आता था, एक भी उम्मीदवार राज्यसभा या विधान परिषद में चुन के नहीं आता था अगर ये गद्दार होते थे। चुन के आए ना, इन्होंने वोट दिया करके आए। क्या राष्ट्रवादी और कांग्रेस वाले ने वोट दिया करके चुन के आए? क्या उनको अधिकार है बोलने का गद्दार? आज वो कहाँ बोल रहे हैं कि हमने शिवसेना छोड़ी है? ये लोग शिवसेना छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इनको नहीं चाहिए एकनाथ जी शिंदे साहब। क्यों नहीं चाहिए एकनाथ शिंदे साहब, जिनका ठाणे में इतना बड़ा वर्चस्व है, जो इतने बड़े महाराष्ट्र के नेता हैं? क्या ऐसी शिव सैनिकों की खुन्नस है? नहीं, उनको वर्चस्व नहीं चलता है साहब। देखो, ये हर राजनीति में एक खेल है, जो भी ऊपर जाता है, जो वर्चस्व की लड़ाई में रहता है, उसको दबाने का काम किया जाता है। एकनाथ शिंदे साहब हमेशा जो हैं वो ठाकरे परिवार के खासम खास लोगों में से रहे हैं, 4 बार के विधायक रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि उद्धव ठाकरे साहब और एकनाथ शिंदे साहब के बीच में दूरियां जो है वो बढ़ती चली गई? ये जो 4 लोग हैं ना, जो मातोश्री पे 4 लोग हैं, जिनको अपन बड़वे करके बोलते हैं, भाषा है वो हिंदी वाला नहीं है, ये अलग बड़वे मराठी भाषा है। उन लोगों ने ये 50 आमदारों को, शिंदे साहब को मिलने से रोका रखा है 2.5 साल से। उन 4 लोगों का नाम बताइए। देखिए, अभी सामने तो संजय राउत है, हमको कोई शर्म नहीं आती बोलने के लिए। और शिवसेना तोड़ने का काम पहले भी किया है और आज भी वही कर रहे हैं। हर शिवसेना, मैं भी शिवसैनिक हूँ साहब, हर शिवसेना का बोलना यही मतलब है कि ये तोड़ने का काम वो पहले भी कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। और यही लोगों ने शिंदे साहब और ये 50 आमदारों को मिलने के लिए रोका गया। ये जो अच्छी बात बोलने के लिए, बाबा ये हिंदुत्व के अपने को मुद्दे पे लड़ना है, महाविकास आघाड़ी के साथ मत जाइए, अपने टाउन लेवल में, ग्रामीण भाग में, अपनी शहरों में अपनी कहीं तो गिरती बाजू हो रही है, अपने वोट टूट रहे हैं। जो राष्ट्रवादी के जो आमदार है, जो चुन के आए हैं, जो गिर गए, उनको ये अजित पवार जी मजबूत कर रहे हैं, निधि दे दे के उनको मजबूत कर रहे हैं। और जो आमदार है शिवसेना के, उनको पूछा नहीं जा रहा है। मैं जानता हूँ शिव सैनिक जो होते हैं वो बड़े भावुक कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन फिर भी मेरी ऑडियंस के लिए ये सवाल पूछना मेरे लिए ज़रूरी है। 2019 तक एकनाथ शिंदे साहब जो थे वो नंबर 2 थे, देवेंद्र फडणवीस साहब भी उनसे बड़ा प्रेम करते थे और अच्छी सरकार चल रही थी। 2019 तक ठाकरे परिवार से कोई भी चुनाव नहीं लड़ा था। अचानक आदित्य साहब ठाकरे जो हैं वो चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं और शायद कुर्सी का जो ठाकरे परिवार का मोह है वहीं से उत्पन्न होता है। क्या इसने समस्या पैदा कर दी?
नहीं देखिए, अभी पहले बाला साहब ठाकरे कभी ज़िंदगी में खड़ा नहीं रहे। वो रिमोट कंट्रोल के ऊपर पूरा महाराष्ट्र चलाते थे। आज समय बदल चुका है। उद्धव जी भी तो चुनाव नहीं लड़े 2019 तक, अभी भी कहाँ मुख्यमंत्री बनने के बाद चुनाव लड़े। यही बात है, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। हमको उससे कोई भी ये नहीं है, जैसा समय बदलता है समय के हिसाब से राजनीति बदलती है। तो हमको कोई भी मातोश्री वाले पे जो हमारे माननीय उद्धव साहब है या आदित्य साहब है, उनसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है। गिला शिकवा जो ये लोग हैं जो शिवसेना को बर्बाद कर रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं, गिराने की कोशिश कर रहे हैं, रोज़ सुबह उठ के नए बयान दे रहे हैं। आप संजय राउत के अलावा बाकी किसी का नाम नहीं बता रहे, बाकी 3 नाम भी तो बताइए। नहीं, जो मेन है हम तो उसको पहले जो हमारे नज़र में आता है, बाकी तो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। जो सामने आएगा तो हम उसका सामने से नाम लेंगे, जो पर्दे के पीछे से नाम लेते हैं उनका हम गिनती में नहीं लेते फिर, मगर है वो साथ में ही है। बता दीजिए फिर भी, कैमरे पे लोग जानना चाहते हैं। नहीं, देखिए सबको मालूम है कि ये 4 लोग कौन है, अलग अलग तरीके न्यूज़ में भी आपको सब दिखा रहे हैं। सुभाष जी देसाई हैं, संजय जी राउत हैं, ये अनिल जी परब है, ये सब शिवसेना के बॉम्बे का गढ़ है, मुंबई का गढ़ है। ये नहीं चाहते कि कोई बाहर वाला ठाणेकर वो भले शिवसैनिक को वो यहाँ के हम पे सीनियर बने। हाँ, ये उनका सबसे बड़ा कायदा चल रहा है और ये हर पक्ष में होता है। तो भी विषय कैसा है कि एक हद रहती है हर चीज़ की, मगर जब इंसान को स्वाभिमान को ठेस लगती है तो फिर उससे सहन नहीं किया जाता है। अच्छा, आप लोग चूंकि शिंदे साहब को बहुत ज़्यादा मानते हैं, जब उनके लिए इस भाषा का प्रयोग किया जाता है कि शव ही वापस आएंगे, तो ठाणे का शिव सैनिक कमर तक क्या सोचता है? हमें शिवसेना धर्मवीर आनंद दिघे साहब का आशीर्वाद है। एकनाथ जी शिंदे साहब ने हम उनके साथ में बड़े हुए हैं, उनका हमको शिकवाने सिखाया हुआ सब चीज़ें हैं। हमको जब तक आदेश नहीं आता है हम शांत रहेंगे। हम भी शिवसैनिक हैं, हम भी गरम हैं। हमको खाली एक शब्द का विषय रहता है कि आगे बढ़ो, तो फिर हम आगे पीछे नहीं देखते। शिंदे साहब ने अभी कहा हुआ है कि धीरज रखो। हाँ जी, वो पहले से ही बोल रहे हैं कि हम शिवसेना में हैं, हमें साथ में रहना है और हमको एक साथ में रहना है। और अगर उनका आदेश आता है तो जवाब दे सकते हैं आप? जरूर, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, चुप नहीं बैठेंगे शिवसैनिक। तब संजय राउत के स्टेटमेंट्स का भी जवाब मिलेगा उन्हें? जरूर, 100% मिलेगा। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। और संजय राउत जी के लिए एक मेरा बोलना है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, जो करोगे वो यहीं भरोगे। अभी देखो वो ईडी नोटिस आया है, जो अगर उन्होंने कुछ किया नहीं है तो फिर उनके साथ में आज उन जनता को मालूम पड़ेगा कि आने वाले समय में उनके साथ में क्या होगा। उनको मार ऊपर वाले की पड़ेगी। बाला साहब ठाकरे का और धर्मवीर आनंद दिघे साहब का श्राप लगेगा उनको।